नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आज बात करते हैं बिहार की। बिहार में राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि सबको चौंकना पड़ रहा है। आखिर इसके कारण क्या है? अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आज ही हुई है। एक सर्वे आया है जो सी वोटर ने किया है। आपको पता होगा, सी वोटर जो है एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो कि चुनाव से संबंधित बहुत सारे विश्लेषण जो है वो करता रहता है। इस सी वोटर के सर्वे में ये बताया गया है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता जो है बड़ी तेजी से गिर रही है। और इस बार इस सर्वे में उन्होंने जो तथ्य सामने रखे हैं, जो आंकड़े सामने रखे हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे का, यानी सी वोटर के सर्वे का कहना है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो हैं, इस समय बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और 41% लोग जो हैं उनको पसंद करते हैं। दूसरी तरफ 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार के बारे में ये बताया गया है कि उन्हें सिर्फ 18% लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली है और अगर ये बनी रहती हैं तो शायद 20 सालों के बाद बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आ सकता है। ये राजनीतिक बदलाव किस तरह का होगा, कौन आएगा सत्ता में, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जो सर्वे है उसकी कुछ जो उसके और मुद्दे हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। अब इस सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो चुनाव विश्लेषक पहले हुआ करते थे और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने का गुण सिखाया करते थे, उनकी रणनीति बनाते थे, वो प्रशांत किशोर जो हैं बिहार में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। और इस सर्वे के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 15% लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस सर्वे में एक और बात आई है और वो ये है कि बिहार में बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनको सिर्फ 8% लोग जो हैं वो पसंद करते हैं और चिराग पासवान जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उन्हें सिर्फ 4% लोग पसंद करते हैं। तो अब तो ये लग रहा है कि बदलाव में किसी भूकंप की स्थिति आने वाली है। और ये बदलाव क्या होगा? क्या पिछले 20-25 सालों से बीजेपी जो एक स्वतंत्र रूप से मेरा मतलब है कि पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रही है, वो पूरा होगा? या तेजस्वी यादव जो काफी करीब हैं बहुमत के कई चुनावों से, वो सत्ता तक पहुंचेगी? ये समझने के लिए हमको समझना होगा कि बिहार में इन दिनों चल क्या रहा है और ये जो सर्वे किया गया उसमें मुद्दे क्या थे। ये दोनों चीजें जो हैं वो हमें ये बताएंगे कि वहां राजनीतिक तूफान किस दिशा से आएगा और किस दिशा की तरफ जो है वो जाएगा। देखिए, अभी एक दिन पहले यानी कल जो है वो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इसमें 7 मंत्री रखे गए। ये 7 के 7 मंत्री जो हैं वो बीजेपी से लिए गए। ये जो विधानसभा में पार्टी के सांसद विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से बीजेपी के 7 मंत्री कम थे। बीजेपी के 14 मंत्री थे और अब 7 और बढ़ गए, तो इस हिसाब से 21 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने जो ये 7 नए मंत्री बनाए हैं उसमें जातीय इक्वेशन को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखा हुआ है। जो नीतीश कुमार है उनके सजातीय को बनाया गया है, बल्कि कुर्मी और कोयरी को मिला करके जो एक जैसी जातियां हैं उनको अगर देखें तो 2 मंत्री बनाए गए हैं। अति दलितों से बनाया गया है, निषाद से बनाया गया है, एक राजपूत और एक भूमिहार भी।
ब्राह्मणों की संख्या पहले से ही मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से ठीक ठाक थी। तो अब जो संख्या बनती है उसके हिसाब से 21 मंत्री तो हो गए बीजेपी के, और उसके बाद 13 मंत्री जो हैं वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। तो ये जो बदलाव किया गया इस समय, आखिर क्या जरूरत पड़ी और बदलाव किस वक्त किया गया? मंत्रिमंडल के विस्तार से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर गए और वहां से उन्होंने देश के जो करीब 9.5 करोड़ किसान हैं उनके खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त भेजने की घोषणा की, या बल्कि बटन दबाकर उसको भेजने की शुरुआत कर दी। आखिर प्रधानमंत्री इस काम को दिल्ली में कर सकते थे क्योंकि देश भर के किसानों की बात थी, लेकिन वो गए कहां? वो पहुंच गए बिहार के भागलपुर में। और ये भागलपुर का जो इलाका है, अंग का जो क्षेत्र है, वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का इस क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में अच्छा खासा समर्थन है। तो प्रधानमंत्री भागलपुर जाते हैं, वहां से किसानों को 2,000 रुपए की अगली किस्त देने की घोषणा करते हैं। उसके बाद एक दिन बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है जिसमें 7 मंत्री बीजेपी के रखे जाते हैं, और उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन सी जातियां जो हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है अगले चुनाव के लिहाज से। अगले चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा? एक एक चर्चा बिहार में ये भी चलती रहती है कि नीतीश जी को अगर ये लगेगा कि वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं जीत सकते, या बीजेपी उनके सामने कोई संकट खड़ा कर सकती है, तो वो फिर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। आपको हम बताएं कि 2020 का जो चुनाव था उसको नीतीश कुमार और बीजेपी और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो पार्टी है उसने मिलकर लड़ा था। सरकार भी उनकी बनी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश जी ने उस सरकार को, जिसे महागठबंधन का सरकार कहते हैं, उसको तोड़ दिया और तोड़ करके फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब आप देखिए कि बिहार में विधानसभा की स्थिति क्या है। 243 कुल सदस्य होते हैं, उनमें से 2020 का जो चुनाव था उसमें 75 सीटें आरजेडी को मिली थी, यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो पार्टी, लालू यादव की पार्टी आज चल रही है, उसको 75 सीटें मिली, और बीजेपी जो दूसरी पार्टी थी उसको मिली थी 74 सीटें, यानी आरजेडी से एक कम, और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें। लेकिन उसके बावजूद आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि नीतीश कुमार उससे कम स्वीकार कर नहीं सकते थे। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, और फिर जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया तो फिर से वो मुख्यमंत्री हो गए। अब ये क्या कारण है कि चाहे जो गठबंधन आए वो जो है ये एक तरह से मान करके चलता है, या मतलब उसकी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। देखिए, बिहार जो है वो जातिगत व्यवस्था में जी रहा है, आज भी सामंती व्यवस्था में जी रहा है। जातियां जो हैं वो वहां के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और बीजेपी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि उसका जातीय आधार जो है बिहार में बढ़े। अब अगर आप देखें तो बिहार में बीजेपी को पारंपरिक रूप से जो बनिया है या वैश्य है उनकी पार्टी माना जाता था। उसके बाद से अपर कास्ट जो है, सवर्ण जैसे ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार भी जो है उनके साथ शामिल हो गए, कायस्थ भी उनके साथ आ गए, और जो अपर कास्ट बनिया है वो तो था ही। तो इससे कुल मिलाकर के एक जो अभी बिहार की स्थिति है उसमें बीजेपी जो है वो अपर कास्ट की पार्टी बनी हुई है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये जो है वहां पर मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम, ये गठबंधन जो है ये चलता है।
और इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार, जेडीयू। और जेडीयू जो है उसका जो पूरा आधार है वो अति पिछड़ा और अति दलित है। जो नीतीश कुमार, आपको ध्यान में होगा कि 90 के दशक में लालू यादव के साथ ही थे। बाद में 90 के दशक के आखिर में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वो एक नए नारे के साथ निकले कि अति दलितों और अति पिछड़ों को संगठित किया जाना चाहिए। अब अति पिछड़े जो हैं उसमें उनकी अपनी जाति, कुर्मी जाति जो है, वो जो कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, इस तरह की बहुत सारी जातियां हैं जो यादव से नीचे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और शक्ति के क्षेत्र में भी। तो उनको संगठित किया। उसके बाद उन्होंने अति दलितों को संगठित किया। बिहार की कई जातियां हैं, बल्कि एक अति दलित नेता जो हैं वो जीतन राम मांझी, उनको जो है नीतीश कुमार ने एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका भी दिया। लेकिन जो स्थिति है वो सब जानते हैं कि अति दलित और अति पिछड़े जो हैं वो नीतीश के नेतृत्व में लगभग एकजुट रहे। उसके बाद नीतीश ने अपने लिए कुछ नए वोट बैंक जो है वो बनाए, और उसमें से एक वोट बैंक जो है वो है महिलाओं का। महिलाओं के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। लड़कियों को साइकिलें बांटी गई, स्कूलों में जो पढ़ती थी उनको, वैसे साइकिल बाद में लड़कों को भी दिया गया, लेकिन लड़कियों को से उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने शराबबंदी की पूरे बिहार में। बिहार जो है देश का के 3 राज्यों में से एक है जहां पूरी तरह से शराब बंद है। उससे महिलाओं का समर्थन जो है वो बढ़ा, क्योंकि शराब पीने में से महिलाएं काफी त्रस्त होती थी आर्थिक रूप से। परिवार का जो पुरुष था वो कमाई जो है वो शराब पे खर्च कर देता था, और उसके साथ उनके साथ जो बदसलूकी की जाती थी वो अलग ही है। तो नीतीश ने अपना एक वोट बैंक बना लिया, और ये वोट बैंक अब तक उनके साथ रहा है। लेकिन अब जो ये सर्वे कह रहा है, हमें नहीं मालूम है कि ये सर्वे जो है कितना बड़ा था, मतलब कितने ज्यादा लोगों से जाकर इसका जवाब लिया गया। लेकिन सैंपल सर्वे में कई बार छोटे सैंपल जो है वो भी सही बात कहने लगते हैं। तो क्या ये जो है जो अति दलित, अति पिछड़ा और उसके साथ साथ जो है महिलाओं का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार से अलग हो रहा है, और अलग हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका भी हम एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन मैं चूंकि मैंने शुरुआत की थी सी वोटर के सर्वे से, तो मैं एक बात जो है यहाँ और भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उसके ठीक बाद में सी वोटर ने एक और सर्वे दिखाया था, और उस सर्वे में ये कहा गया था कि एनडीए को, यानी मुख्य रूप से जो बीजेपी का अलायंस है जिसमें जेडीयू शामिल है, चिराग पासवान शामिल है, जीतन राम मांझी शामिल है, इन लोगों का जो ग्रुप है उसको बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 33 से लेकर 35 सीटें मिल रही हैं। अब देखिए, अभी कुछ करीब 1-1.5 महीने पहले के एक सर्वे में कह रहे हैं कि लोकसभा में एनडीए को 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं, और जो विपक्ष है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी सभी शामिल हैं, इनको 7 से 7 तक सीटें जो है मिल सकती है। और अब जो सर्वे है इसमें उन्होंने विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो नहीं बताया है, लेकिन जो वो संकेत सामने रख रहे हैं उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है कम हुई है। अगर उनकी लोकप्रियता कम हुई है तो उसका बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये भी एक जो है महत्वपूर्ण सवाल है। और इसमें अगर नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हुई है तो किसके आधार पर कम हुई है? सी वोटर ने कुछ मुद्दे गिनाए हैं, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, जो सही है। बिहार में बहुत भयानक बेरोजगारी है। नीतीश कुमार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं बिहार में, शिक्षा के ऊपर किया, स्वास्थ्य के ऊपर किया, बिजली के ऊपर किया, पानी के ऊपर किया, और स्थितियां बेहतर हुई हैं, सड़कें बेहतर हुई हैं। लेकिन बिहार में उद्योग नहीं आए, और ये बहुत साफ तौर पर माना जाता है, देखा जाता है, और ये बात सही भी लगती है कि उसके पीछे नीतीश कुमार की अपनी सोच है। उनमें एक जो
पहल होनी चाहिए जो दूसरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं कि उद्योगों को यहाँ लाया जाए, उसके लिए उनको सुविधाएं दी जाएं और ये कोशिश की जाए कि वो जो बाहर जो कुछ बना रहे हैं वो बिहार के अंदर बनाए। तो ये जो है वो हुआ नहीं, जबकि बिहार के पास एक बड़ी सुविधा है, वो ये है कि बिजली वहां पर बहुत ज्यादा है, पर्याप्त है। बिजली की कटौती गांवों में भी बहुत कम होती है और गांव-गांव तक बिजली जो है पहुंचा दी गई है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा हुआ है। बिहार के लोग बाहर के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं और देश भर में कंप्यूटर के क्षेत्र में और उद्योग के दूसरे जो हिस्से हैं उसके क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उद्योग जो है वो नहीं आए। अब जो ये सर्वे है वो ये कहता है कि नीतीश की लोकप्रियता कम होने के जो मुख्य कारण है उसमें से 45% जो है वो बेरोजगारी का हिस्सा है। 45% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, जिसमें नीतीश जो है वो फेल रहे हैं। महंगाई को 11% लोग मानते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि बिजली, पानी और सड़क को लेकर भी 10% लोग जो हैं इसको मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि नीतीश के कार्यकाल में बिजली तो मैं अभी बोल ही रहा था कि गांव में भी कम से कम 22 घंटे तक बिजली रहती है। बहुत अच्छी स्थिति है। उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा बिजली कटौती होती है। उसके क्या कारण है वो किसी और रिपोर्ट में हम लोग जो है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त उसकी चर्चा के लिए समय नहीं निकल पाएगा। पानी, नल जल योजना से गांवों में पानी तो पहुंचाया है उन्होंने। मैं खुद बिहार के एक गांव का रहने वाला हूं और वहां जाता हूं तो मैं देखता हूं कि नल से पानी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता रहता है। हो सकता है बहुत से इलाकों में अभी नहीं हुआ हो। और सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि जो राजमार्ग हैं वो सब अच्छे हुए हैं। शहरों के भीतर, गांवों के भीतर अभी सड़कों पर और काम होने की जरूरत है, लेकिन 10% लोग जो है इसको मुद्दा मानते हैं। और किसानों के मुद्दे को जो है उसको 4% और भ्रष्टाचार को भी 4%। हालांकि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय वहां जमीन का सर्वे कराया जा रहा है और करीब ये जो है, जहां तक मुझे ध्यान में है, 1917 के बाद सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में को लेकर के जो है बड़ी खलबली मची हुई है बिहार में। लोग जो है, किसान जो है बहुत परेशान है। लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, लोगों के पास जो है उनकी जमीन है ये साबित करने के कागज नहीं है। खुद सरकार के पास भी कोई दस्तावेज नहीं है। तरह तरह की आशंकाएं की जा रही हैं और सर्वे के काम में भ्रष्टाचार की भी बात की जा रही है। हालांकि विधानसभा के अगले चुनाव को देखते हुए इस सर्वे के काम को बहुत धीमा कर दिया गया है, लेकिन ये सर्वे तो कभी ना कभी होगा। 1917 के बाद बिहार में सर्वे हुआ नहीं, तो ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये क्यों नहीं उसमें आया ये मैं नहीं कह सकता। और जो भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री जो है वो सुशासन के नाम पर आए थे। सुशासन बाबू एक समय पर उनका नाम दिया गया था, लेकिन आज जो स्थिति है बिहार के दफ्तरों की, तो ऐसा लगता है कि बिना पैसा दिए, बिना भ्रष्टाचार के वहां कोई काम हो ही नहीं सकता है। कंप्यूटराइजेशन जितना होना चाहिए वो बहुत ही कम हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिहार को लेकर के जो ये रिपोर्ट आई है, अगर इस रिपोर्ट में थोड़ी भी सच्चाई है तो अगले चुनाव में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी जो अभी तक कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वो उस पर कायम रहती है या नहीं रहती है, ये सवाल उठेगा। ये भी सवाल बना ही रहेगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे और वो आरजेडी के साथ में जाएंगे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन जिन पर नजर रखनी चाहिए। और एक चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर को बहुत हल्के से लिया जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार बिहार के गांवों में, कस्बों में, शहरों में घूम रहे हैं, उनके लोग घूम रहे हैं। और अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था विधानसभा के, उसमें 2 सीटों पर उनके उनके उम्मीदवारों में जो है अच्छी स्थिति दिखाई थी। तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकते हैं
और आज अब तक जो बिहार में माना जाता था कि मुख्य रूप से बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, ये 3 धड़े ही जो हैं वो महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि एक चौथे धड़े के रूप में प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी का प्रवेश हो गया है और ये भी जो है आगे आने वाले जो विधानसभा का जो चुनाव है उस पर असर डाल सकता है। तो आज इस पर इतना ही। नमस्कार। और आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर किसी नए मुद्दे को लेकर हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.